आज का टॉपिक है मूवमेंट एंड लोकोमोशन। ठीक है, देखिए मूवमेंट क्या होता है। मूवमेंट दुनिया के सभी लिविंग्स में होता है, लेकिन लोकोमोशन दुनिया के सभी लिविंग्स में नहीं होता। तो मूवमेंट सब में होता है कि लोकोमोशन सब में होता है? मूवमेंट सब में होता है कि लोकोमोशन सब में होता है? मूवमेंट। तो मूवमेंट इज सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग। सभी लिविंग बीइंग का होता है, सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग, याद रखिए। एनिमल और प्लांट सब में मूवमेंट होता है, मतलब मूवमेंट तो एनिमल में भी हो रहा है और प्लांट में भी, लेकिन लोकोमोशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल में होता है, प्लांट में नहीं होता। और सुन के आश्चर्य होगा कि सभी एनिमल्स में भी नहीं होता। आपका पोरीफेरा ही ले लो, पोरीफेरा का जब मेंबर जब आप पढ़ोगे या पढ़ा है आपने, तो एडल्ट है ससाइल, लार्वा है मोटाइल। मतलब जो एडल्ट पोरीफेरेंस है या स्पंज है एक जगह फिक्स है, एडल्ट वाले फिक्स हैं, और जो लार्वा है वो चल फिर सकता है, यानी कि वो मोटाइल नहीं हुआ। फिर आगे बोला गया सबसे सिंपलेस्ट मूवमेंट होता है स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म, मतलब सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म का इधर उधर चक्कर काटना, वो कहलाता है स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट यूनिसेलुलर में होता है, यानी कि जिसके पास एक कोशिका होती है, यानी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा, पैरामीशियम एक्सेट्रा। और ये देखो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट है, इससे सिंपल कोई भी मूवमेंट अब तक रिपोर्ट नहीं किया गया। तो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मूवमेंट पूछा जाएगा तो क्या जवाब? राइट। अब इन्होंने कहा मूवमेंट सीलिया द्वारा भी हो सकता है, फ्लैजिला द्वारा भी हो सकता है, टेंटिकल द्वारा भी हो सकता है, ऑफ मैनी ऑर्गेनिज्म। यानी मूवमेंट जो है सीलिया, फ्लैजिला और टेंटिकल द्वारा भी हो सकता है। सीलिया जैसे पैरामीशियम में, फ्लैजिला जैसे ट्रिपैनोसोमा वगैरह में, ठीक है ना। उसके अलावा और यूग्लिना में, और हमारे स्पर्म में। अच्छा, टेंटिकल जैसे कि हाइड्रा में, टेंटिकल्स जैसे हाइड्रा में, और कोई भी सिलेंट्रेट्स वगैरह में। कह रहा है ह्यूमन में कैसा होता है। ह्यूमन में हम मूव कर रहे हैं लिम्स को, हम लोग मूव कर रहे हैं लिम्स को, जॉस को मूव कर रहे हैं, गर्दन को मूव कर रहे हैं। तो जॉस, आईलिड्स, टंग एक्सेट्रा, ठीक है, इस सभी को भी हम मूवमेंट कह सकते हैं। देखो कुछ मूवमेंट से हमारी बॉडी की पोजीशन चेंज हो जाती है, या लोकेशन चेंज हो गई, लोकेशन चेंज हो गई, तो इस तरह के वॉलेंट्री मूवमेंट को हमने नाम दिया लोकोमोशन। मतलब लोकेशन चेंज करने वाला मोशन, यानी लोकोमोशन, जैसे वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग एक्सेट्रा, ये इसका एग्जांपल हो गया। अच्छा, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर और मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर क्या अलग अलग होते हैं? नहीं, दोनों सेम होते हैं। क्या लिखा हुआ है? लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफर फ्रॉम अफेक्टिंग द अदर टाइप ऑफ मूवमेंट, यानी लोकोमोशन वाले स्ट्रक्चर मूवमेंट वाले स्ट्रक्चर से डिफरेंट नहीं होते, मतलब दोनों लगभग सेम ही है। जैसे देखिए पैरामीशियम में जो सीलिया है, जब वो मूव करता है तो खाना अंदर चला जाता है, साइटोफेरिंक्स में खाना अंदर चला जाता है, लेकिन उसी के मूव करने से इसकी लोकेशन भी चेंज हो गई। अब देखो इसी सीलिया ने मूवमेंट में भी मदद किया, इसी सीलिया ने चलने फिरने में भी मदद किया। अब कह रहा है हाइड्रा की बात करते हैं। हाइड्रा में टेंटिकल्स होते हैं, टेंटिकल्स से भोजन को भी पकड़ा, शिकार को भी पकड़ा, और उसी से वो एक जगह से दूसरी जगह भी तैर के गया, यानी दोनों काम एक ही स्ट्रक्चर से हो रहे हैं, इसलिए ये बेटर है। फिर इन्होंने बोला हम अपने लिम्स की ही बात कर ले, लिम्स से हम बॉडी का पोस्चर भी मेंटेन कर सकते हैं और हम चल भी सकते हैं। जैसे अब यहां खड़े हैं, अब यहां खड़े तो अब हमने क्या किया, ऐसे कर लिया पीछे, या ऐसे कर लिया, या हम लोग ऐसे खड़े हो जाते, थके ना, एक पैर पे लोड दूसरे पैर पे लोड कर लिया। ये पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, मूवमेंट तो हुआ, पोस्चर चेंज करना मतलब मूवमेंट। अब इसी लिम्स को अगर आप आगे बढ़ाने लगे, मूवमेंट हो गया, यानी कि उसी लिम्ब से आपका पोस्चर मेंटेन हो रहा है, मतलब मूवमेंट हो रहा है, और उसी से आपके अंदर लोकोमोशन भी हो रहा है, याद रखिएगा। फिर आगे बोला गया ऊपर के ऑब्जर्वेशन से पता लगता है कि मूवमेंट वाला स्ट्रक्चर और लोकोमोशन वाले स्ट्रक्चर डिफरेंट नहीं होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, दोनों सेम ही होते हैं, इसलिए दोनों को अलग अलग स्टडी करना नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों लिंक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये स्टेटमेंट आया था अभी कुछ दिन पहले, तो क्या ऑल मूवमेंट आर लोकोमोशन कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट? ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट, बट ऑल मूवमेंट आर नॉट लोकोमोशन। जैसे ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम, ठीक है ना। जैसे ऑल टेस्ट क्रॉस इज बैक क्रॉस बट ऑल बैक क्रॉस इज नॉट टेस्ट क्रॉस। ऑल मैमल आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट मैमल, ठीक है ना। अब क्या कहा गया, लोकोमोशन जो एनिमल में होता है वो डिपेंड करता है हैबिटेट पर, मतलब यानी हैबिटेट बदला
तो ये भी वेरी कर जाएगा। हैबिटेट बदलने पर लोकोमोशन का जो मेथड है वो भी बदल जाएगा। और किस पर डिपेंड करता है? डिमांड ऑफ सिचुएशन, मतलब वहां की डिमांड क्या है। लोकोमोशन जनरली इसलिए होता है, पहला भोजन की तलाश, दूसरा शेल्टर, तीसरा मेटिंग, फिर सूटेबल ग्राउंड, सूटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड और फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन में जाने के लिए, या विपरीत वातावरण से बचने के लिए, या एनिमीज से बचने के लिए, शिकारियों से बचने के लिए। तो लोकोमोशन के कई कारण हो सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला? मूवमेंट, पहले मूवमेंट पढ़ेंगे फिर लोकोमोशन पढ़ेंगे। मूवमेंट में भी कितने मूवमेंट है? पहला अमीबॉइड, दूसरा सिलेरी, तीसरा मस्कुलर, लेकिन यहां पे ये भूल गए हैं फ्लैजिलर भी दिया बीच में फ्लैजिलर भी दिया हुआ है। देखिए सबसे पहला इन्होंने दिया अमीबॉइड मूवमेंट। अच्छा, अमीबॉइड मूवमेंट कहां होता है? अमीबॉइड मूवमेंट होता है पहला मैक्रोफेजेस सेल में। मैक्रोफेजेस सेल मोनोसाइट के लार्ज फॉर्म को ही बोलते हैं। जब मोनोसाइट सेल बहुत बड़ी हो जाती है तब उनको बोलते हैं मैक्रोफेजेस सेल, और फैगोसाइटोसिस करती हैं। अभी आज क्वेश्चन देखा था आपने। और उसके अलावा ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी भी जो हमारे ब्लड में होती है, वो भी तो अमीबॉइड मूवमेंट शो करती है। ऐसा आपके सेल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है, सेल वाले चैप्टर में लिखा हुआ है। फिर देखिए यहां पे क्या होता है, स्यूडोपोडिया बनते हैं, और स्यूडोपोडिया वही करते हैं क्या? चक्कर काटते हैं। स्यूडोपोडिया के चक्कर काटने की वजह से बनता है। किसके चक्कर काटने की वजह से बनता है? प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म यू चक्कर काटेगा सेल के अंदर तो स्यूडोपोडिया बन जाता है। यानी स्यूडोपोडिया बनने के पीछे कौन सी थ्योरी है? स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, और साथ ही सहारा देना पड़ेगा। सहारा देने के लिए साइटोस्केलेटन पाया जाता है, और साइटोस्केलेटन का नाम दे देगा माइक्रोट्यूब्यूल नहीं, माइक्रोफिलामेंट। सहारा देना है तो फिलामेंट, और मूवमेंट देना होता, केवल अकेले मूवमेंट देना होता तो ट्यूब्यूल। तो याद रखिएगा, साइटोस्केलेटल एलिमेंट जैसे माइक्रोफिलामेंट, नॉट माइक्रोट्यूब्यूल, ये भी इन्वॉल्व हो जाता है किसमें? अमीबॉइड मूवमेंट के लिए। तो अमीबॉइड मूवमेंट कहां हुआ? मैक्रोफेजेस सेल में, विच इज द लास्ट फॉर्म ऑफ मोनोसाइट। दूसरा और कहां हुआ? ल्यूकोसाइट में, जो कि डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है। और बताइए इन दोनों में स्यूडोपोडिया बनते हैं। स्यूडोपोडिया बनने के लिए प्रोटोप्लाज्म में स्ट्रीमिंग मूवमेंट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सहारा देने के लिए माइक्रोफिलामेंट पाए जाते हैं, और इन सभी की वजह से ही अमीबॉइड मूवमेंट होता है। अब बात आई सिलेरी मूवमेंट की। तो सिलेरी मूवमेंट जो होता है वो कैसे होता है? सीलिया की मदद से। और कहां होता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन, हमारे जो इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन है ना, इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में पाया जाता है। जैसे हमारा ट्रैकिया में जो सीलिया होता है, दे प्रोपेल द म्यूकस इन की आउट, दे प्रोपेल द म्यूकस आउट, ताकि वो बाहर फेंक दिया जाए, ताकि डस्ट वगैरह बाहर फेंक दिया जाए। अगर इन कर देगा ना, फेफड़े में चला जाएगा। तो प्रोपेल द म्यूकस आउट। और देखो इस वजह से जब म्यूकस बाहर जाएगा तो डस्ट पार्टिकल भी बाहर चला जाएगा, या कोई फॉरेन एजेंट आ रहा है तो वो भी बाहर चला जाएगा, या फॉरेन सब्सटेंस आ गया, ठीक है ना, जैसे धूल वगैरह, ये इसके अलावा भी बहुत सारी कण आते हैं, ठीक है, वो सब बाहर चला जाएगा। क्लियर? जो हमारे सांस लेने से अंदर आ रहा था वो बाहर फेंक दिया जाएगा। पैसेज ऑफ ओवा, ओवा जब आता है कहां पे? ओविडक्ट में। ओविडक्ट का दूसरा नाम, फैलोपियन ट्यूब का लंबाई 10 से 12 सेंटीमीटर। फैलोपियन ट्यूब के में कितने पार्ट होते थे? 3 होता था, याद है? फंडिबुलम, दूसरा एम्पुला, तीसरा स्थमस। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कहां होता है? एम्पुला में। तो बोल रहा है फीमेल ट्रैक का मतलब वही हो गया। और इसको आसान बनाने के लिए सीलेरी मूवमेंट होता है। तो बताइए, जो सीलेरी मूवमेंट होता है वो हमारे ओवा में भी होता है, क्योंकि ओवा खुद मूव नहीं कर सकता, स्पर्म तो खुद मूव कर सकता है। उसके पास क्या होता है? उसके पास होता है फ्लैजिला। अच्छा, जबड़े के मूवमेंट के लिए, या लिम्स के मूवमेंट के लिए, या टंग के मूवमेंट के लिए मसल्स के मूवमेंट की जरूरत पड़ेगी, यानी मसल्स को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और मसल की प्रॉपर्टी क्या है? कॉन्ट्रेक्टाइल प्रॉपर्टी होती है। मसल सिकुड़ सकती है, मसल फैल सकती है। मसल सिकुड़ गई, फैल गई, सिकुड़ गई, फैल गई, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो लिखा हुआ है मसल जो है जब सिकुड़ेगी, फैलेगी, तभी लोकोमोशन और मूवमेंट कर पाएगी। ठीक है, जैसा कि हम करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मसल की प्रयोग करके ही क्या करते हैं? मूवमेंट एंड लोकोमोशन। लोकोमोशन के लिए 3 चीजों को परफेक्टली कोऑर्डिनेट होना चाहिए। कितनी चीजों को? 3 चीजों को परफेक्टली कोऑर्डिनेट होना चाहिए। कौन सी 3 चीजें? पहला मसल,
दूसरा नर्वस सिस्टम और तीसरा स्केलेटन सिस्टम। तीसरा स्केलेटन सिस्टम, पहला कौन सा? मस्कुलर, उधर लिखा हुआ है। दूसरा स्केलेटन, तीसरा कौन सा? नर्वस सिस्टम। तीनों को वेल कोऑर्डिनेट होना चाहिए, तब जाके मूवमेंट या लोकोमोशन हो पाएगा। लिखा है आप इस चैप्टर में पहले आप स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, मसल के टाइप पढ़ेंगे, मसल के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, फिर आगे वाले चैप्टर में मतलब इसी के अगले सेक्शन में बोन्स पढ़ेंगे। अच्छा, मसल के बारे में बता रहे हैं, कह रहे एक चीज देखो, इन्होंने यहां ले आए जबकि वो मूवमेंट में आना चाहिए था। तो मूवमेंट में फ्लैजिलर मूवमेंट भी आता है, मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले। फ्लैजिलर मूवमेंट कहां पर होता है? हमारे स्पर्म्स में। स्पर्म का पूरा नाम स्पर्मेटोजोआ। अच्छा, और एक जगह और होता है, जो कैनाल होता है ना, कैनाल सिस्टम, किसके? स्पॉन्ज के। स्पंज के अंदर स्पंजोसिल कैविटी होती है। स्पंजोसिल कैविटी में क्या होता है कि वो सीलिया पाए जाते हैं, और सॉरी फ्लैजिला पाए जाते हैं। ये फ्लैजिला पानी को धारा देते हैं, इसको बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। जबकि वाटर वेस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्मिटा में पाया जाता है। वाटर कैनाल कहां पाया गया और वाटर वेस्कुलर कहां पाया गया? इकाइनोडर्मिटा में। और स्पंजेस में देखो ये मदद कर रहे हैं। अच्छा, कह रहे हैं प्रोटोजोअन्स जैसे यूग्लिना में भी फ्लैजिला होता है। कितने फ्लैजिला होते हैं? दो होते हैं, एक छोटा और एक बड़ा। दो होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। डाइनोफ्लैजिलेट में भी फ्लैजिला होता है, एक होता है ऐसे लॉन्गिट्यूडनल और एक होता है ट्रांसवर्स। अब आगे, मसल जो होता है ये स्पेशल टिश्यू है, जो कि कैसा होता है? मेसोडर्मल। हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम भी कैसा था? ज्यादातर बॉडी के सिस्टम कैसे हैं? मेसोडर्मल। ज्यादातर कैसे? मेसोडर्मल। तो मेसोडर्मल है, ये भी मेसोडर्मल है। 40 से 50% बॉडी के वेट का ऑक्युपाई करता है। बताइए मसल कितना ऑक्युपाई करती है? 40 से 50%। और टोटल नंबर ऑफ मसल पूछा जाए 639। बोन होती है 206, मसल होती है 639, और परसेंटेज कवर करती है लगभग आधे से थोड़ा कम, यानी 40 से 50% जो बॉडी के वेट का अकेले कंट्रीब्यूट किया जाता है मसल द्वारा। दे हैव स्पेशल प्रॉपर्टी, 4 प्रॉपर्टी है। सुनिए, अगर आप मसल को कोई संवेदना दोगे एक्साइट हो जाएगी, मसल एक्साइट होकर सिकुड़ जाएगी। फिर उसके बाद जब संवेदना देना बंद कर देंगे फैल जाएगी, एक्सटेंडिबिलिटी। और फिर उसमें लचीलापन होता है, मतलब ऐसा बार बार करती रहती है। किसी मसल को कोई संवेदना देंगे क्या हो जाएगी? एक्साइटेड हो जाएगी। अच्छा, एक्साइट होके क्या हो जाएगी? एक्साइट होके कॉन्ट्रैक्ट हो गई। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद फिर क्या? फैल गई, एक्सटेंडिबिलिटी। अच्छा, और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे? कोई भी चीज कॉन्ट्रैक्ट हो फैले, कॉन्ट्रैक्ट हो फैले, इसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी हो जाती है। मसल को लोकेशन के आधार पे और अपीयरेंस के आधार पे और नेचर ऑफ रेगुलेशन के आधार पे, बताओ पहला लोकेशन, मसल को लोकेशन के आधार पे कि किस जगह लोकेट है। दूसरा, वो दिख कैसी रही है, स्ट्राइटेड है कि नॉन स्ट्राइटेड, उसके आधार पे। फिर रेगुलेट कैसे हो रही है, हमारी इच्छा से कंट्रोल हो रही है कि अपने आप कंट्रोल हो रही है। इच्छा से कंट्रोल हो रही है तो ऐच्छिक मसल, यानी इंग्लिश में वॉलेंट्री, और अगर बिना इच्छा के हो रही है इनवॉलेंट्री मसल बोलेंगे, राइट। और हार्ट में है तो कार्डियक मसल बोल देंगे। देखो, लोकेशन के आधार पे 3 टाइप की होती है। एक जो स्केलेटन के ऊपर रहती है, हड्डी के ऊपर है जो, उसे बोलेंगे स्केलेटल। जो हमारे विसरल ऑर्गन में है विसरल मसल, और जो हार्ट में है उसे कार्डियक मसल। तो कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। स्केलेटल मसल किसके संपर्क में? हड्डी के। जहां जहां हड्डी है ये मसल हमेशा कौन सी है? स्केलेटल। ये स्केलेटल, खोपड़ी के ऊपर जो मसल है स्केलेटल, ठीक है ना। यहाँ पे जो हड्डियां हैं स्केलेटल। तो जहां जहां हड्डी है, हड्डी के संपर्क वाली जो मसल होती है उसको बोलते हैं स्केलेटल। स्केलेटल, और ये हमारी इच्छा से कंट्रोल होती है। और ये दिखने में ऐसी होती है स्ट्राइटेड, यानी यहाँ पे डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड, फिर डार्क बैंड, फिर लाइट बैंड। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं स्ट्राइप्ड। स्ट्राइप्ड अपीयरेंस होता है, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस। तब जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे, किसको देखेंगे? स्ट्राइटेड मसल, इसीलिए नाम पड़ा स्ट्राइटेड मसल। बताइए स्केलेटल मसल का दूसरा नाम। और तीसरा नाम सुनो, तीसरा नाम है हमारी इच्छा से कंट्रोल होगी, वॉलेंट्री की इनवॉलेंट्री, ऐच्छिक की अनैच्छिक। देखो लिखा है, इसका काम जो होता है वो हमारे इच्छा से कंट्रोल होता है। हमारे इच्छा से कंट्रोल होता है, मतलब सीएनएस से कंट्रोल होता है। सीएनएस हमारी इच्छा की काम करता है, इसलिए इसको वॉलेंट्री मसल भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसका प्राइमरी काम पता क्या है? लोकोमोशन में यही मदद करती है और पोस्चर को यही मेंटेन करते हैं। बताइए लोकोमोशन को और पोस्चर को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किस मसल की है?
स्केलेटल मसल की है। 3 नाम याद रखिएगा। स्केलेटल मसल इज आल्सो नोन एज स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड मसल इज आल्सो नोन एज वॉलेंट्री मसल, वॉलेंट्री की और इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री। अब विसरल मसल हॉलो इंटरनल ऑर्गन में पाई जाती है, इनर वॉल ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गन, इनर वॉल की आउटर वॉल। अब देखो इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, आउटर वॉल की इनर वॉल। आउटर वॉल के ऊपर मसल नहीं होती, एपिथेलियम होता है, एपिथेलियम होता है। तो याद रखो इनर वॉल ऑफ हॉलो विसरल ऑर्गन ऑफ बॉडी। जैसे हॉलो ऑर्गन का नाम है एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हॉलो ऑर्गन का नाम है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अच्छा लिखा है कि इसके अंदर कोई स्ट्राइप्स नहीं होती, इसके अंदर कोई ऊपर की तरह डार्क और लाइट बैंड नहीं होती। तो ये कैसी दिखाई पड़ती है? स्मूथ, ये स्मूथ दिखाई पड़ती है, इसीलिए इसको स्मूथ मसल भी बोलते हैं। और चूंकि इसमें कोई स्ट्राइप्स नहीं है तो नॉन लगा दो, नॉन स्ट्राइटेड, उसका क्या नाम था? स्ट्राइटेड। इसका उल्टा, अच्छा, और वो स्मूथ नहीं थी, स्ट्राइटेड थी, ये स्मूथ है। इसकी एक्टिविटी हमारे सीएनएस के अंडर में नहीं होती, या हमारी इच्छा से कंट्रोल नहीं होता, मतलब ये एएनएस के कंट्रोल में होता होगा, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। वो सीएनएस और ये एएनएस, वो ऐच्छिक और ये अनैच्छिक, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा इनवॉलेंट्री मसल। वो कैसी थी? ये कैसी है? और कह रहा है इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? जब खाना हमारे जीआईटी में जाता है तो अपने आप जाता है कि हमारे कंट्रोल में जाता है? अपने आप। इसी तरह गैमेट जब हमारे ट्रैक्ट में चलता है एक जगह से दूसरी जगह, तो अपने आप जाता है कि हमारी इच्छा से जाता है? अपने आप जाता है, तो अपने आप जाएगा। इतनी बात क्लियर है? कह रहा है जिस जैसा इसका नाम दिया गया है, कार्डिक मसल जो होती है, कार्डिक मसल वो हार्ट में होती है। कार्डिक मसल असेंबल ब्रांचिंग पैटर्न, देखो ये वर्ड कहीं नहीं होता है, ये ब्रांच होती है, ब्रांच की अनब्रांच्ड। अभी तक ब्रांच वर्ड कहीं नहीं आया था, ब्रांच मसल पूछी जाए तो कार्डियक, ठीक है। अच्छा इसके साथ एक वो प्लस पॉइंट है कि ये देखने में स्ट्राइटेड होती है, देखने में बिल्कुल स्ट्राइटेड होती है लेकिन ब्रांच्ड। वो था स्ट्राइटेड लेकिन अनब्रांच, ये था स्ट्राइटेड बट ब्रांच्ड। और ये काम में इनवॉलेंट्री होती है, देखो काम में इनवॉलेंट्री है लेकिन ये बनावट में स्ट्राइटेड की तरह है। बताइए बनावट में किसके समान है? अच्छा काम में किसके समान है? इसका मतलब ये जो है हमारे इच्छा से तो कंट्रोल नहीं होगी, मतलब अपने आप कंट्रोल होगी। मतलब किससे कंट्रोल होगी? एएनएस। और हम लोग पढ़ भी चुके हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में। अब इन्होंने बोला स्केलेटल मसल जो होती है वो हमें डिटेल में पढ़नी है, उसी के मसल के कॉन्ट्रैक्शन को हमें पढ़ना है। हर एक ऑर्गेनाइज्ड स्केलेटल मसल हमारी बॉडी में बनी होती है बहुत सारे बंडल की। मतलब अगर किसी हमारे स्केलेटल मसल की बनावट देखेंगे तो ये रही, इसके अंदर बहुत सारे बंडल रहे, बंडल को फैसिकल्स भी बोलते हैं। बंडल का दूसरा नाम फैसिकल्स। बताइए ये पूरी मसल है, ये उसके अंदर के बंडल है, बहुत सारे बंडल्स पाए जाते हैं। मसल बंडल को मसल फैसिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ कॉमन कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू होता है, मतलब चारों तरफ कॉमन कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसे फेसिया कहते हैं। मतलब ये घिरा रहता है, घिरा रहता है कॉमन कनेक्टेड। देखो ये पूरी जगह, इस पूरी जगह पे कुछ ना कुछ भरा होगा, ये कनेक्टिव टिश्यू इसको आपस में जोड़े रखता है। तो ये जो पूरी जगह है जो यहां भर गई है, यही है क्या? यही कॉमन कनेक्टिव टिश्यू है फेसिया, पूरे को ढके हुआ है फेसिया। ईच मसल बंडल कंटेन द नंबर ऑफ मसल फाइबर। कहता है अब इसके अंदर चल रहा है, कह रहा है इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फाइबर होंगे। इन छोटे छोटे फाइबर को बोलते हैं मसल फाइबर या मसल सेल। मसल फाइबर का दूसरा नाम मसल सेल, मसल सेल। तो सबसे पहले क्या था? पूरी मसल। फिर मसल के अंदर क्या थे? कई सारे बंडल, बंडल को बोलते थे मसल बंडल या फेसिकल। और ये सारे बंडल एक कॉमन कोलेजन कनेक्टिव टिश्यू द्वारा होल्ड रहते हैं। देखो लिखा ना हेल्ड टुगेदर, मतलब इनको आपस में जोड़ देता है, ये जोड़ देता है। मतलब समझ लो ये यहाँ पे जेल जैसा कुछ भरा होता है, तो पूरा जोड़ दिया इसको। और जब जुड़ गया तो इसका नाम पूछा जाता है फेसिया, इस लेयर का नाम फेसिया। फिर बोला गया कि मसल बंडल के अंदर छोटे छोटे और भी यूनिट होती हैं, इनको बोलते हैं मसल फाइबर। मसल फाइबर का दूसरा नाम मसल सेल। ये देखिए ये फिगर है, आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी फिगर आया हुआ है, एक बार चेक कर लीजिए। ये देखिए ये बंडल है, बंडल का दूसरा नाम फेसिकल्स। अच्छा ये जो चारों तरफ ये पैकिंग है, ये कॉमन कनेक्टिव टिश्यू है जिसको बोलते हैं फेसिया, जिसको बोलते हैं फेसिया। किसी भी और अंदर जब चलोगे तो ये छोटी छोटी जो यूनिट है ये है मसल फाइबर। मसल फाइबर का दूसरा नाम मसल सेल। ये जो ये है ना पिंक पिंक पिंक, ये मसल फाइबर या मसल सेल है। मसल फाइबर का दूसरा नाम मसल सेल।
अच्छा, मसल सेल की कवरिंग को सार्कोलेमा कहते हैं। मसल सेल की कवरिंग को जब प्लाज्मा लेमा की जगह, प्लाज्मा लेमा की जगह और जो साइटोप्लाज्म है उसको बोलेंगे सार्कोप्लाज्म, और जो ईआर है उसको बोलेंगे एसआर। ईआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एसआर का मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, ब्लड कैपिलरी तो होनी ही चाहिए। अगर ब्लड कैपिलरी नहीं होगी तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले कैसे जाएंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कैसे लाएंगे? बोलो, क्लियर है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करना है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लाना है। ये रूल सभी के लिए लागू होता है, आपको पता है। फिर आगे, अब इन्होंने बोला कि अगर हम मसल सेल को बड़ा करें या मसल फाइबर को बड़ा करें तो हम पाएंगे, क्या पाएंगे? कि मसल फाइबर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। मैंने अभी बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम प्लाज्मा लेमा की जगह सार्कोलेमा, और साइटोप्लाज्म का नाम सार्कोप्लाज्म। अच्छा, और मसल फाइबर पता है सिंसिटियम होता है। अब सिंसिटियम का मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड, मतलब एक मसल सेल में कई सारे न्यूक्लियस होंगे। एक मसल सेल में कई सारे न्यूक्लियस होंगे कि एक न्यूक्लियस होगा? सिंसिटियम का मतलब होता है जब साइटोकाइनेसिस है लेकिन कैरियोकाइनेसिस नहीं हो रही है तो सिंसिटियम बोलेंगे। मल्टी सेल, मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेज होगी। ये देखो, अब क्या कह रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ईआर को क्या बोलेंगे? एसआर। एसआर का पूरा नाम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये स्टोर हाउस है किसका? कैल्शियम। हमारी मसल में कैल्शियम कहां स्टोर होता है? हमारे मसल में कैल्शियम कहां स्टोर होता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और बिना कैल्शियम के मसल कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मसल फाइबर इज प्रेजेंस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट कॉल्ड मायोफिलामेंट और मायोफाइब्रिल। अब क्या बोल रहे हैं? ये जो मसल सेल थी, अगर हम इसको थोड़ा और बड़ा करेंगे तो उसके अंदर और भी बहुत सारे छोटे 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 मायोफिलामेंट दिखाई पड़ेंगे। मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल दिखाई पड़ेगी। ये देखो, कह रहा है कि अब हम इसके अंदर चले गए। देखो, मसल फाइबर के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे नंबर में, बहुत सारे संख्या में पैरेलली अरेंज्ड, देखो पैरेलली अरेंज्ड फिलामेंट दिखते हैं, और जो सार्कोप्लाज्म में यानी ये सार्कोप्लाज्म में दिख रहे हैं, और इन्हीं को बोलते हैं मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल। बताइए, मायोफिलामेंट या, अब ये दो कलर के होते हैं, एक डार्क, जैसे ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, और ये कैसा दिखाई पड़ रहा है। तो एक होता है डार्क और एक होता है लाइट, और अल्टरनेट होते हैं डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट डार्क लाइट, ऐसे अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं डार्क एंड लाइट। तो मायोफिलामेंट कितने प्रकार के होते हैं? दो, डार्क और लाइट। डार्क वाला जो होता है वो मोटा होता है, मोटा, डार्क वाला मोटा होता है, लाइट वाला पतला होता है। डार्क वाला मोटा होता है कि लाइट वाला? और कह रहा है इन्हीं के अरेंजमेंट की वजह से स्ट्राइप्ड अरेंजमेंट आता है। स्ट्राइप्ड अरेंजमेंट, स्ट्राइप्ड का मतलब अल्टरनेट। और ये दो इंपॉर्टेंट प्रोटीन का बना होता है। देखो, डार्क वाला बना होता है एक्टिन, नहीं सॉरी, लाइट वाला बना होता है एक्टिन, और डार्क वाला बना होता है मायोसिन। तो दो प्रोटीन का नाम बताइए जो मसल में पाई जाती है। पहला एक्टिन, दूसरा मायोसिन। लाइट वाले बैंड में एक्टिन होता है, उसे आई बैंड कहते हैं। आई का मतलब आइसोट्रॉपिक बैंड। लाइट बैंड जो है उसके अंदर एक्टिन नाम की प्रोटीन होती है, उसे आई बैंड कहते हैं। आई का मतलब आइसोट्रॉपिक बैंड, ठीक है ना? लेकिन ये उतना सही नहीं लिखा है, अभी क्लियर करेंगे। जबकि डार्क बैंड जो होता है उसको ए बैंड कहते हैं। ए का पूरा नाम एनाइसोट्रॉपिक, आई का पूरा नाम। ये किस प्रोटीन का बना है? और ये किस प्रोटीन का बना था? मायोसिन, मायोसिन। और पूछा जाए दोनों में कॉन्ट्रेक्टाइल प्रोटीन कौन सी है, तो वैसे तो दोनों ही है, लेकिन सिंगल चॉइस हो तो मायोसिन, सिंगल चॉइस है तो मायोसिन। दोनों ही प्रोटीन रॉड लाइक स्ट्रक्चर की बनी होती है। रॉड यानी दोनों रॉड जैसे होती है, दोनों रॉड जैसी होती है, ये भी रॉड जैसी, ये भी रॉड जैसी, और पैरेलल होती है एक दूसरे के। और किस एक्सिस पर प्रेजेंट होती है? लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अभी बना के बताया था ना, ऐसे, और ये लंबाई में प्रेजेंट होती है और पैरेलल होती है। एक डार्क होता है, एक लाइट होता है, दोनों पैरेलल होती है। एक्टिन पतला होता है और मायोसिन मोटा होता है। लिखा है एक्टिन पतला होता है किसकी तुलना में? मायोसिन की तुलना में। इसीलिए हम इनको, एक्टिन वाले को थिन बैंड भी बुला सकते हैं और मायोसिन वाले को थिक फिलामेंट रिस्पेक्टिवली बुला सकते हैं। सही है ना? कह रहा है, आप देखो क्या कह रहा है, यहां से समझेंगे। कह रहा है अगर आप जगह जगह पे देखोगे, ये वाला हो गया आपका डार्क बैंड या ए बैंड या मायोसिन, डार्क बैंड या ए बैंड या मायोसिन,
ठीक है ना, ये लाइट बैंड या आई बैंड या एक्टिन का बना हुआ प्रोटीन, लाइट बैंड या एक्टिन, ठीक है। अब जो ये है ना, ये जेड लाइन होती क्या है, आई बैंड के बीचों बीच होती है। जेड लाइन आई बैंड के बीचों बीच होती है, और ये आई बैंड को दो भागों में डिवाइड कर रही है, आधा इधर आधा इधर, यानी बाइसेक्ट कर दे रही है। बताइए कौन सी लाइन आई बैंड को बाइसेक्ट कर रही है? हाँ, तो जेड लाइन जो होती है, दो जेड लाइन के बीच के गैप को सार्कोमियर कहते हैं। ये देखो, दो जेड लाइन के बीच के गैप को सार्कोमियर कहते हैं। देखो, डार्क बैंड का वो हिस्सा जो यहां पर आ रहा है, जहां पे लाइट बैंड ओवरलैप नहीं कर रहा है, डार्क बैंड का वो हिस्सा जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, उसको बोल रहे हैं क्या? एच जोन। डार्क बैंड का वो हिस्सा जो लाइट बैंड से ओवरलैप नहीं कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे? उसको एच जोन बोलेंगे, एच जोन। अच्छा, जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, लाइट बैंड का जो हिस्सा ओवरलैप कर रहा है, ठीक है ना, वो ये ओवरलैप कर रहा है, इसको कोई नाम नहीं दिया जाता। लेकिन ये जो ओवरलैप नहीं कर रहा है ना, इसको बोलते हैं आई बैंड। क्या बुलाएंगे? एक बार फिर से सुनिए, जो डार्क बैंड के बीच का एरिया जहां डार्क लाइट से ओवरलैप नहीं कर रहा है, उसे क्या बुलाएंगे? अच्छा, फिर ये लाइट बैंड का वो एरिया जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, यानी ये इतना आई बैंड, ये देखो इतना, ये ओवरलैप नहीं कर रहा, आई बैंड, ये देखो ओवरलैप नहीं कर रहा कहीं भी, इसको बोलते हैं आई बैंड। तो यहीं से आता है क्वेश्चन, लैंग्वेज को ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? इन द सेंटर ऑफ आई बैंड के सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर पाया जाता है। इलास्टिक फाइबर का नाम इलास्टिक इसलिए क्योंकि ऐसे आएगा फिर ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे आएगा फिर ऐसे चला जाएगा, तो इलास्टिक फाइबर का नाम पूछा जाए तो जेड लाइन, और वो आई बैंड को बाइसेक्ट कर देती है। इट का मतलब आई बैंड को बाइसेक्ट कर रही है। थिन फिलामेंट बहुत तगड़े से, बहुत स्ट्रांगली जेड लाइन से जुड़ा होता है। थिन फिलामेंट लूजली जुड़ा होता है कि स्ट्रांगली? फर्मली का मतलब स्ट्रांगली जुड़ा है। कुछ स्ट्रांगली से मतलब ये है कि जब ये सिकुड़ेगा तो ये इससे डिटैच नहीं होगा कभी, चाहे खींचे चाहे सिकुड़े, ये डिटैच नहीं होगा, ये इससे अटैच रहेगा, वो डिटैच नहीं होगा, वरना फिर मसल कभी ना सिकुड़ पाएगी ना फैल पाएगी। थिक फिलामेंट को ए बैंड कहते हैं, और ए बैंड ऑल्सो हेल्ड टुगेदर इन मिडिल बाय द थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन कॉल्ड एम मेम्ब्रेन। मतलब क्या कह रहा है ये बात अभी मैंने बताई नहीं। ये क्या कह रहा है? ये इधर का डार्क बैंड, ये इधर का डार्क बैंड, दोनों बीचों बीच जुड़ गए, ये इधर का डार्क बैंड, ये इधर का डार्क बैंड, दोनों को जिस लाइन ने जोड़ा उसे एम लाइन कहते हैं। तो यही कह रहा है देखो, ये जुड़ गया है एम लाइन से। ये ए बैंड के बीचों बीच एक लाइन हेल्ड करती थी, जो बीचों बीच थी, वो थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन की बनी हुई थी, उसको एम लाइन कहते हैं। बताओ एम लाइन किसकी बनी थी? थिन मेम्ब्रेन की थिक, थिन की थिक, उसे क्या बोलते हैं? एम लाइन। एम लाइन किसके बीचों बीच होती है? ए बैंड के बीचों बीच होती है। जबकि जेड लाइन किसके बीचों बीच होती है? आई के। ए और आई अरेंज अल्टरनेटली, कह रहा है ए और आई अरेंज अल्टरनेटली। देखो, डार्क लाइट ऐसे अल्टरनेटली प्रेजेंट होते हैं। और कह रहा है पोर्शन ऑफ बायोसिन बिटवीन टू जेड लाइन, कहने लगे वो जो बायोफाइब्रिल का पोर्शन होता है जिसको फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट बोला जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? बताइए, दो जेड लाइन के बीच के गैप को क्या बोलते हैं? हाँ, यही है, स्ट्रक्चरल यूनिट एज वेल एज फंक्शनल यूनिट, दोनों यूनिट है। अच्छा, जब मसल रेस्ट में होती है तो थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट थोड़ा ओवरलैप करते हैं, ठीक है, थोड़ा ओवरलैप करते हैं और थोड़ा ओवरलैप नहीं करते। तो जहां नहीं करते वो सेंट्रल पार्ट, देखो थिक फिलामेंट का सेंट्रल पार्ट, वही गैप, वही थिक फिलामेंट का पार्ट जो ओवरलैप नहीं कर रहा है थिन फिलामेंट द्वारा, उसे हमने क्या नाम दिया था? एच जोन। ये देखो, कह रहा है जब मसल रिलैक्स है, इस समय रिलैक्स है, तो ये देखो ये थिक पार्ट और ये थिन पार्ट इतने में ओवरलैप नहीं कर पा रहा है, इसी सेंट्रल गैप को क्या बोलते हैं? एच जोन। जबकि अगर बोलेगा थिन फिलामेंट का वो पार्ट, फिर से सुनिए, थिन फिलामेंट का वो पार्ट जो ओवरलैप नहीं कर रहा है आई बैंड,
थिक फिलामेंट का वो पार्ट जो सेंटर में है और ओवरलैप नहीं कर रहा है, एज जोन। लैंग्वेज सुनिएगा, वहां पे घुमा देता है लैंग्वेज। थिक फिलामेंट का भाग जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, एज जोन। थिन फिलामेंट का भाग जो ओवरलैप नहीं कर रहा है, आई बैंड। आई बैंड है, आई जोन तो होता नहीं, आई बैंड। इतनी बात क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? देखो ये फिगर क्लियर है, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से लिया गया फिगर है, ये इमेजिनरी फिगर लिया गया एक सार्कोमियर का। अब सुनिए, पहले यहां से समझिए। पहले एक्टिन के बारे में एनसीईआरटी ने बताया है, पहले एक्टिन के बारे में एनसीईआरटी ने बताया। एक्टिन 3 तरह की प्रोटीन का बना होता है। एक्टिन फिलामेंट में 3 तरह की प्रोटीन होती है। एक्टिन में यानी थिन फाइबर में थिन माइक्रो फिलामेंट में, फिर से सुनिए, थिन मायोफिलामेंट में 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। कितने तरह के? ये देखो, एक लड्डू लड्डू जैसी, ये जो लड्डू जैसी है इसका नाम है क्या? जी एक्टिन। एक पीस को बोलेंगे जी एक्टिन, एक गोले को क्या बोलेंगे? और अगर ये ऐसे अरेंज कर दें, पूरा चेन बन जाए, तो इसको बोलते हैं एफ एक्टिन। आप बताओ एफ एक्टिन के कितने हेलिकल चेन होती है? एफ एक्टिन की एक हेलिकल चेन है कि 2 हेलिकल चेन है? तो पहला क्वेश्चन यही से आएगा, एफ एक्टिन की कितनी हेलिकल चेन होती है? पॉलीमर बन गया कि मोनोमर? मोनोमर का नाम जी एक्टिन, मोनोमर का नाम। और ये जो चेन बन गई, ये पॉलीमर बन गई। और ये एक होती है कि 2 होती है? 2 होती है। और हेलिकल की स्ट्रेट हेलिकल। अब सुनिएगा, इसी के पैरेलल 2 और रस्सी जैसी प्रोटीन दिख रही है। देखो रस्सी ऐसी दिखती है ना, तो रोप लाइक प्रोटीन दिख रही है 2, और वो भी हेलिकल है, वो भी इसी के लेंथवाइज पैरेलली रन कर रही है। इसी के लेंथवाइज, एफ एक्टिन के लेंथवाइज पैरेलली रन कर रही है। इसको नाम दिया ट्रोपोमायोसिन। अब सुनना, ट्रोपोमायोसिन के ऊपर रेगुलर इंटरवल पर, देखो रेगुलर 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 इंटरवल पे, मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, रेगुलर इंटरवल्स पे एक और प्रोटीन होती है जो 3 के सेट में होती है, नाम है ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन। अब इतनी बात जरा पढ़िए, इतनी बात पढ़िए जरा। ये हमें थिन फिलामेंट के बारे में काफी कुछ पता चल गया। देखिए, हर एक थिन फिलामेंट 2 एफ एक्टिन का बनना होता है। एफ एक्टिन का पूरा नाम फिलामेंटस है। और कैसा होता है, हेलिकल की नॉन हेलिकल? कह रहा है एक दूसरे से हेलिकली लिपटा रहता है। ईच एफ एक्टिन इज ए पॉलीमर की मोनोमर? एफ एक्टिन पॉलीमर है, मोनोमर का नाम जी एक्टिन, मोनोमर का नाम जी एक्टिन। 2 फिलामेंट और भी होती है, ये रस्सी जैसी प्रोटीन की बात कर रहा है, नाम है ट्रोपोमायोसिन। और ये भी क्लोज टू एफ एक्टिन होती है, पूरी लेंथ में होती है। और कह रहा है एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है ट्रोपोनिन। ध्यान दो, सबसे कॉम्प्लेक्स वर्ड इसके लिए बोला है, सबसे कॉम्प्लेक्स किसके लिए बोला है? हाँ, तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इज ट्रोपोनिन। और ये रेगुलर इंटरवल बोला है कि इर्रेगुलर? और किसके ऊपर? ट्रोपोमायोसिन के ऊपर कि एफ एक्टिन पर? ट्रोपोमायोसिन की एफ एक्टिन। हाँ, और वहां जब एग्जाम में देगा ना, गलत कराना होगा तो एफ एक्टिन दे देगा, तो एफ एक्टिन पर नहीं, ट्रोपोमायोसिन पर प्रेजेंट थी। रेगुलर की इर्रेगुलर? रेगुलर इंटरवल की इर्रेगुलर? और कह रहा है रेस्टिंग अवस्था में ट्रोपोनिन ढके रहती है। ट्रोपोनिन ढके रहती है, किसको ढके रहती है? देखो, एक्टिन के ऊपर मायोसिन बनता है और मायोसिन से एक्टिन बनता है। तो अब ये बात किसकी चल रही है? एक्टिन की ना। तो ये किसको, यहां पे कौन आके बनेगा? मायोसिन। एक्टिन पे कौन आके बनता है? तो ये मायोसिन साइट को ढके रहती है। देखो क्या लिखा, मास्क द एक्टिव बाइंडिंग साइट ऑफ मायोसिन प्रेजेंट ऑन एक्टिन। मतलब मायोसिन बाइंडिंग साइट जो एक्टिन पर प्रेजेंट थी, ये उसको ढके रहती है। बताओ कौन सी साइट ढकी हुई है? एक्टिन बाइंडिंग, मायोसिन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट ऑन एक्टिन, प्रेजेंट ऑन एक्टिन, वो ढकी हुई है। किसने ढक रखा है? ट्रोपोनिन ने। तो यहां से क्वेश्चन सुनिएगा, और जब एग्जाम में गलत कराना होगा तो लिख देगा ट्रोपोमायोसिन ढकती है ना, ट्रोपोनिन ढकता है। और सुनिए कब तक ढकता है? जब तक कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम डिस्चार्ज होके साइटोप्लाज्म में ना आ जाए।
यानी सार्कोप्लाज्म ना आ जाए तब तक वो ढके रहती है। बताइए कब तक ढके रहती है? जब तक कि कैल्शियम बैंक के अंदर है। कौन सा बैंक? सार्कोप्लाज्म रेटिकुलम, तब तक। अब आते हैं मायोसिन पे। अब पहले मायोसिन को भी समझ लीजिए। ये रहा मायोसिन। अब मायोसिन में अभी मैं बता रहा था ना आपको कि मायोसिन आधा ऐसे होता है, आधा ऐसे होता है, ऐसे ऐसे। तो ये लाइन का नाम एम लाइन। थिन मेम्ब्रेनस होती है ना, आधी राइट की आधी लेफ्ट पे होती है। हमने पूरा बना दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। आधा इन्होंने आधा बनाया है, मतलब एम लाइन से इधर का हिस्सा दिखाया है। रियली देखा जाए तो ऐसा होता है पूरा हिस्सा, इधर भी हेड इधर भी हेड और बीच में टेल, टेल टू टेल जुड़ते हैं। फिर आप देखो, अगर हम किसी भी तरीके का तरफ का देखें, इधर का देखें या इधर का देखें, ये बना होता है दो यूनिट का। एक को बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन, एक को बोलते हैं हैवी मीरोमायोसिन और एक को बोलते हैं लाइट मीरोमायोसिन। जो टेल होती है वो पतली दिख रही है, मतलब किसकी? लाइट मीरोमायोसिन। जो हेड होती है मोटा दिख रहा है, किसका बना होगा? हैवी मीरोमायोसिन। तो बताइए इनकी ये पॉलीमर है कि मोनोमर? प्रोटीन इज ऑलवेज अ पॉलीमर। तो ये पॉलीमर हैं, लेकिन इनके मोनोमर का नाम है, ठीक है, इनके मोनोमर का नाम होगा क्या? मोनोमर का नाम होगा मीरोमायोसिन। मीरोमायोसिन। तो एक हैवी होता है, एक लाइट। तो जरा चेक करके देखिए, दो होता है। हर एक मायोसिन मोटा होता है। मायोसिन मोटा होता है ना, नाम में ही छुपा है, एम से मायोसिन, एम से मोटा। मायोसिन मोटा होता है, याद रखिएगा। और पॉलीमर होता है कि मोनोमर? क्योंकि प्रोटीन है भैया, प्रोटीन इज नॉट अ मोनोमर, प्रोटीन इज अ पॉलीमर। इनके मोनोमर प्रोटीन को क्या बोला अभी अभी मैंने? मीरोमायोसिन। कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक हैवी और एक लाइट। हर एक मीरोमायोसिन में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, एक गोल सा हेड, एक गोल सा हेड और छोटा सा आर्म। चेक करो, गोल सा हेड, गोल है कि चौकोर है? तो गोल सा हेड और छोटा सा आर्म, गोल सा हेड और छोटा सा आर्म, इसको शॉर्ट आर्म कहते हैं, शॉर्ट आर्म। गोल सा हेड, छोटा सा आर्म और थीटा एंगल पे प्रेजेंट होता है, थीटा एंगल पे। और हेड इज टुवर्ड्स आउटसाइड की टुवर्ड्स इनसाइड, मतलब टुवर्ड्स जेड लाइन की टुवर्ड्स एम लाइन, टुवर्ड्स जेड लाइन। याद रखिए ये सब क्वेश्चन आएगा, भले ही अभी कभी आया नहीं है लेकिन आ सकता है। अब क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं देखो, जो है ऐसा मीरोमायोसिन जो ग्लोबुलर हेड और शॉर्ट आर्म बना रहे हैं और एक बना रहा है टेल। तो दो प्रकार के कंपोनेंट बन पा रहे हैं। मीरोमायोसिन दो जगह पे है, एक हेड और शॉर्ट आर्म एक साथ लिया है और दूसरा टेल। बताइए हेड प्लस शॉर्ट आर्म और दूसरा, तो दो कंपोनेंट हो गए कि नहीं हो गए? अब कह रहा है जो पहले वाला है, पहले वाला मतलब ये प्लस ये और ये हैवी मीरोमायोसिन का बना होता है, एचएमएम। ये प्लस ये हैवी का बना होता है। लेटर मतलब बाद वाला मतलब टेल, टेल किसका बना होता है? लाइट मीरोमायोसिन का। अब हैवी में भी दो कंपोनेंट थे। हैवी कंपोनेंट यानी एचएमएम, उसमें हेड आ गया था और साटाम आ गया, और प्रोजेक्टेड आउटवर्ड एट रेगुलर डिस्टेंस एंड एंगल, थीटा एंगल एंड थीटा एंगल। रेगुलर डिस्टेंस की इर्रेगुलर डिस्टेंस? रेगुलर डिस्टेंस पे होता है कि इर्रेगुलर पे? एंगल बनाता भी है कि नहीं बनाता है? थीटा एंगल बनाता है फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक दूसरे से। ये कहना क्या चाहता है? ये कहना ये चाहता है ये और ये एक दूसरे से लिपटे हुए हैं। मान लो कोई और आ गया, दो और आके लिपटे हुए हैं, वो यहां से चालू हुए, तो वो अपना हेड यहां उनका आएगा, उनका हेड यहां कहीं आके बनेगा, फिर अगला तो यहां कहीं जाके हेड बनेगा, फिर यहां जाके बनेगा। अब बताओ रेगुलर डिस्टेंस पे बन रहा है कि रेगुलर? और आउटवर्ड बन रहा है कि इनवर्ड? एम लाइन की तरफ कि जेड लाइन की तरफ? हाँ, तो जेड लाइन की तरफ। ये चीज माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए। अब क्या कह रहा है? कह रहा है हेड पर आपको दो साइटें दिखाई पड़ेगी। हेड पर कितनी साइटें दिखाई पड़ेगी? दो। देखो, क्रॉस आर्म किसे कहते हैं? सुनना, हेड प्लस शॉर्ट आर्म को मिला के, हेड प्लस शॉर्ट आर्म को मिला के क्रॉस आर्म कहते हैं। हेड प्लस शॉर्ट आर्म बराबर क्रॉस आर्म। और ग्लोबुलर हेड
इज एक्टिव। देखो हेड के ऊपर एक तो एंजाइम बांधने की साइट होती है, कौन सा एंजाइम? एटीपी एज एंजाइम को बांधने का साइट होता है। और दूसरा होता है देखो वही एटीपी को बांधता है, लिखा है ना, एटीपी एज एंजाइम होता है, वही वहां बंधेगा हेड पर। और दूसरा होता है एक्टिव साइट फॉर एक्टिन। देखो मायोसिन की साइट होती है एक्टिन पे, और मायोसिन पर होती है एक्टिन की। मेरी बात समझो, मैंने बोला ये नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियसली किसके साथ जुड़ेगा? नॉर्थ है तो किसके साथ जुड़ेगा? और मैंने कहा ये साउथ है तो किसके साथ जुड़ेगा? जैसे एक्टिन है ये तो इसके पास मायोसिन को बांधने की साइट होगी, और ये मायोसिन है तो एक्टिन की साइट होगी। अब आप बताओ ये क्या पढ़ रहे थे? एक्टिन की मायोसिन, तो किसको बांधेगा? ये मायोसिन है, बांधेगा एक्टिन को, है मायोसिन, बांधेगा एक्टिन को, और बांधने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो एटीपी बाइंडिंग साइट भी होती है। तो हेड पे कितनी साइटें हैं? दो, पहला और दूसरा। हाँ तो याद रखो ये दो साइटें होती हैं। तो दोनों क्लियर हो गए। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे होती है जरा सा समझिएगा। देखो सबसे पहले ऐसे समझो, मेरे ब्रेन ने मुझे आदेश दिया तभी तो मैं अब मसल को सिकोड़ूंगा, क्योंकि ये ऐच्छिक प्रक्रिया है कि अनैच्छिक? हमारे स्केलेटल मसल का सिकुड़ना हमारे कंट्रोल में है कि अपने आप हो जाता है? हमारे कंट्रोल में है। कैसे होता है? जब कभी संवेदना आती है तो हमारे अंदर जैसे ही संवेदना आती है तुरंत हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है? इंपल्स आगे फॉरवर्ड हो जाता है। कैसे आएगा? कैसे आएगा? मोटर नर्व से आएगा रिस्पॉन्स की सेंसरी से? मोटर से आएगा। और देखो यहां से देखो कोई संवेदना अंदर जाती है सेंसरी से, रिस्पॉन्स आता है मोटर से, ठीक है? तो मैं आने की बात कर रहा हूं, आने की बात है तो क्या कैसे आएगा? हाँ तो मोटर के लिए देखो लिखा भी है, मसल जब भी सिकुड़ने वाली होती है तो इनिशिएटेड बाय सिग्नल सेंड बाय सीएनएस। मतलब जब भी मसल सिकुड़ना है, ये मेरे को सिकुड़ना है, किसने आदेश दिया? सीएनएस ने दिया। तो कौन लाएगा? मोटर नर्व की सेंसरी नर्व? देखो लिखा है मोटर नर्व लाएगी। देखो लिखा वाया मोटर नर्व। और मोटर नर्व कहां पर लाएगी? मसल तक लाएगी। अब नर्व और मसल जहां जुड़ते हैं इनको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। अरे यहां से क्या आ रही है? नर्व। कहां तक आ रही है? कहीं की भी मसल तक, हम इसको मान के चल रहे हैं, इस मसल तक आ गई। अब यहां पर ऐसे रखी हुई है, बिल्कुल ऐसे घुसी नहीं हुई है, रखी हुई है, जस्ट वैसे ही जैसे दो चीजें बिल्कुल दरार पे प्रेजेंट होती हैं। तो यहां साइनेप्स बन गया, इसको बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। तो देखो क्या लिखा है, मोटर न्यूरॉन्स अलोंग विद मसल फाइबर कनेक्टेड इट्स कॉन्स्टिट्यूट्स द मोटर यूनिट। इसको जब दोनों कनेक्ट होने वाली होती है ना तो उसको बोलते हैं मोटर यूनिट। बताइए, मोटर न्यूरॉन्स प्लस मसल फाइबर जब कनेक्ट होती है तो क्या बनाती है? मोटर यूनिट। मोटर यूनिट, यूनिट बन गई ना, यूनिट का मतलब कोई चीज उसमें कई चीजें आ गई। और यहां जो जंक्शन बना किसके किसके बीच? मोटर नर्व और सार्कोलेमा मसल फाइबर, उसे मैंने अभी अभी नाम दिया था न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। बताओ न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का दूसरा नाम क्या? मोटर यूनिट इसे बोलते हैं? नहीं, मोटर यूनिट उस कनेक्शन को बोलते हैं जब वो जुड़ने जा रही थी। ये देखो लिखा कनेक्शन का नाम है मोटर यूनिट। बताओ नर्व और मसल के बीच के कनेक्शन का नाम? नर्व और मसल के बीच के कनेक्शन का नाम मोटर यूनिट। लेकिन जब वो जो न्यूरॉन्स है, मोटर न्यूरॉन्स सार्कोलेमा ऑफ मसल फाइबर से जब यूनाइट होती है तो वहां एक गैप बन जाता है, उसी जंक्शन को बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। यहां तक समझ में आई बात? संवेदना कहां से आ रही है? कहां को जा रही है? मसल को जा रही है। कौन सी नर्व ला रहा है? मोटर की सेंसरी, मोटर नर्व ला रही है, नर्व को वो मसल को दे रही है। तो इस जगह जो कनेक्शन तैयार हो रहा है उसे बोलते हैं मोटर यूनिट। क्या बोलते हैं? मोटर यूनिट। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, जब मोटर न्यूरॉन सार्कोलेमा के साथ साइनेप्स बना लेता है तो उस साइनेप्स का नाम क्या होता है? एनएमजे, न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। इसी का दूसरा नाम मोटर एंड प्लेट। अब यहां तक क्लियर है सबको? अब जरा देखो आगे की स्टोरी। अब जो नर्व सिग्नल है वो पहुंच गया कहां पे? इस जंक्शन पे, इस जंक्शन में पहुंच गया। इस जंक्शन से न्यूरोट्रांसमीटर निकलेगा, तभी तो मैंने साइनेप्स वर्ड यूज किया था। साइनेप्स के अंदर भरे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, यहां भी भरा है न्यूरोट्रांसमीटर।
और न्यूरोट्रांसमीटर का नाम पूछा जाएगा एसिटाइल कोलिन, तो बताइए जैसे ही संवेदना न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे आई, तुरंत आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से केमिकल निकला, केमिकल को क्या बोलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर का नाम क्या है? एसिटाइल कोलिन। अब ये एसिटाइल कोलिन लिक्विड है, तो संवेदना आगे पहुंच गई। संवेदना चली गई कहां पे? सार्कोलेमा में चली गई, सार्कोलेमा में चली गई, यानी कि डीपोलराइजेशन हो गया सार्कोलेमा का। अब ये संवेदना मसल फाइबर तक पहुंच गई और अब इसी वजह से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या निकलने लगा? कैल्शियम। कैल्शियम निकलने लगा। जैसे ही कैल्शियम निकलने लगा, इंक्रीज हो गया कैल्शियम का लेवल, आपके मसल में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। कैल्शियम जा करके बंध गया, किससे बंधेगा? ट्रोपोनिन से। ट्रोपोनिन की 3 यूनिट में से 1 यूनिट से बंधेगा। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तीनों से बनता है, एक से बनता है, किसी से नहीं बनता। ए सब यूनिट ऑफ ट्रोपोनिन। बहुत एनसीईआरटी बहुत भारी चीज है, हम इसे हल्के में लेते हैं। एनसीईआरटी में हर शब्द का अर्थ है, तो यानी क्या ए लिखा हुआ है साफ साफ, और फिर होता क्या है एग्जाम में जब गलत हो जाता है तो आगे चक्कर, अच्छा ए लिखा था, है ना? तो फायदा क्या है ए लिखा था, ढंग से ही पढ़ो। तो लिखा है कैल्शियम जब आएगा तो कैल्शियम बंधेगा, ट्रोपोनिन से बंधा, ट्रोपोमायोसिन से बंधा, या फिर एफेक्टिन से बंधा। ट्रोपोनिन में भी तीनों यूनिट से बंधा कि एक से बंधा? और जिससे बनता है ना उसको बोलते हैं टीपीआई। टीपीआई ट्रोपोनिन, नहीं टीपीसी, सॉरी टीपीसी। टीपी फॉर ट्रोपोनिन और सी फॉर कैल्शियम बाइंडिंग, ठीक है ना? 3 प्रकार के होते हैं, टीपीआई, टीपीसी, टीपीटी, 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन ये सी से बनेगा अगर कभी ऑप्शन में आ जाए तो, सी फॉर कैल्शियम। अब देखो जैसे ही ये बंध गया ट्रोपोनिन, ट्रोपोनिन किसका पार्ट था? एक्टिन फिलामेंट का। जैसे ही बंधा, वो जो मास्क था ना, मास्क यानी एफ एक्टिन के ऊपर मायोसिन के लिए साइड थी, जनरली वो ढकी रहती थी। अब जैसे ही कैल्शियम आया, ट्रोपोनिन ने कैल्शियम को बांधा और तुरंत ये साइड खोल दी, यानी जो मास्क था वो हट गया। बताइए मास्क कौन हटाता है? ट्रोपोनिन की ट्रोपोमायोसिन? ट्रोपोनिन ढकता भी था और ट्रोपोनिन ने हटाया भी, लेकिन ट्रोपोनिन पहले क्यों नहीं हटा रहा था? क्योंकि पहले कैल्शियम को बांधा नहीं था, इसीलिए वो हटा नहीं सकता था। अब कैल्शियम को बांध लिया, इसलिए मास्क को हटा देगा। ये रहा मास्क हट गया, तो आइडेंटिफाई हो जाएगा। अगर चेहरे से नकाब हट जाए तो आइडेंटिफाई हो जाता है कौन है। तो यानी क्या, आप बताओ किसके चेहरे से नकाब हट गया? एफ एक्टिन के। एफ एक्टिन के ऊपर जो मास्क था वो हट गया। किसके लिए मास्क था? मायोसिन। तो मायोसिन एक्टिन को पहचान लेगा और ब्रिज बना देगा। ब्रिज, इस ब्रिज को बोलते हैं एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज। क्या बना लेगा? वही लिखा है। और ब्रिज बनाने के लिए ऊर्जा चाहिए, ऊर्जा है ना, हेड पर है ना, एटीपी, एटीपी तोड़ने के लिए हेड है ना, हेड। देखो क्या लिखा है, लिखा है एक्टिव साइट फॉर मायोसिन, यानी जो मास्क थी, एक्टिव साइट फॉर मायोसिन जो मास्क थी, उसने ऊर्जा का प्रयोग किया और ऊर्जा का प्रयोग करके एटीपी को तोड़ दिया गया। एटीपी को तोड़ते ही मायोसिन के हेड बंध गया। किसके साथ बंध गया? एक्टिन के साथ। क्या बना लिया? क्रॉस ब्रिज। मेरी बात समझो जरा, क्या बोला मैंने? मैं ऐसे बोल रहा हूं, ये दोनों अगल बगल देखो, सामने ये दिख रहा है आपको? ये देखो, ये दिख रहा है? ऐसे होते हैं, पैरेलल होते हैं एक दूसरे के, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ये रहा थिन फिलामेंट, ये रहा थिन फिलामेंट, और हम पढ़ चुके हैं। अब देखो इसके पास जो साइटें थी ना, ये सब ढकी हुई थी। इसके यहां बंधने की जो साइटें थी ना, सब ढकी हुई थी। किसके बंधने की? मायोसिन के। कहां बंधने की? एक्टिन पर। क्या है, ढकी है कि खुली है? अच्छा, किसने ढक रखा है? ट्रोपोनिन ने। क्यों ढक रखा है? क्योंकि कैल्शियम अवेलेबल नहीं है। अच्छा, जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में कमांड लाते हैं अपने न्यूरॉन्स पे, तो कैल्शियम निकलने लगा। कैल्शियम निकलते ही ट्रोपोनिन ने बांध लिया। ट्रोपोनिन ने बांधते ही इन साइटों को खोल दिया। अभी कैसा था? हाँ, बंधा हुआ था, मतलब वो मास्क था। अब मास्क हट गया, मतलब एफ एक्टिन के ऊपर जो साइटें छुपी हुई थी, अब ये एक्सपोज हो गई। एक्सपोज होते ही मायोसिन ने पहचान लिया कि ये तो मेरे जुड़ने की जगह है। मायोसिन ने जैसे ही पहचाना, ये उसकी तरफ गया। अच्छा, जाने के लिए ऊर्जा चाहिए तो एटीपी चाहिए, और जाने के साथ बात इसको इसके साथ जोड़ना भी पड़ेगा, तो तब जाके क्रॉस ब्रिज बनेगा। अभी क्रॉस ब्रिज नहीं बना है, अभी क्या लिखा है? क्रॉस आर्म। क्रॉस ब्रिज का मतलब ये इसके साथ जुड़ जाए। अब देखो ये इसके साथ यहां जाके जुड़ गया। सपोज इस यूनिट को उठा के यहां जोड़ दो, ये यूनिट यहां जुड़ गई। अब ये यूनिट जुड़ने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो ऊर्जा कहां से मिल गई? एटीपी बाइंडिंग साइट से।
एटीपी टूट गया, यहाँ पे एटीपी टूट गया, और एटीपी टूटने के बाद ये एक्टिन बाइंडिंग साइट से जुड़ गया, यानी मायोसिन के पास जो एक्टिन साइट थी और एक्टिन के पास जो मायोसिन थी, एक दूसरे को इन्होंने पहचान लिया, पहचानने के बाद जोड़ दिया, जोड़ने के बाद क्रॉस आर्म नहीं, क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज बन गया। अच्छा इधर कौन सी लाइन है, जल्दी बताओ, इधर कौन सी लाइन है? एम लाइन। हम ऐसे आगे आगे बढ़ा लें, इधर एम लाइन है, इधर एम लाइन है। ये बताओ ये इससे जुड़ा है ना, ये इससे जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जेड लाइन से जुड़ा रहता है। क्या ये जेड लाइन से जुड़ा था? क्या ए फिलामेंट जेड लाइन से जुड़ा था? एक बार पीछे चल के देखते हैं, शायद मैं आपको ये देखो दिखाऊं। ए बैंड यहां से जुड़ा है, पर ए बैंड यहां से नहीं जुड़ा, पर आई बैंड यहां से जुड़ा है। इसी चीज को मैं समझा रहा हूं, ध्यान दो। ये एम लाइन, ये जेड लाइन, बताओ जेड लाइन से कौन जुड़ा है? पहले इधर बताओ, जेड लाइन से कौन जुड़ा है? ए तो नहीं जुड़ा ना। अच्छा अब हम क्रॉस ब्रिज बना देते हैं। ये देखो यहां से जुड़ गया, यहां से जुड़, रेगुलर इंटरवल पे था ना, मान लिया तीन हेड थे, ये देखो तीनों हेड जुड़ गए, रेगुलर इंटरवल पे थे। इधर देखो 3 हेड थे, तीनों जुड़ गए। इधर देखो 3 हेड थे, तीनों जुड़ गए। ये देखो 3 हेड थे, तीनों जुड़ गए। अब बताओ एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज बन गया। अब एक्टिन मायोसिन क्रॉस ब्रिज इस तरफ जाएगा कि इस तरफ जाएगा? लेफ्ट की राइट? टुवर्ड्स जेड लाइन की टुवर्ड्स ए लाइन? हाँ, तो जब ये इधर लाएगा तो ये इसको खींच लाएगा, और खींच लाने से ये बैंड इसके पास आ जाएगा, ये बैंड इसके पास आ जाएगा। जब बैंड पास आ जाएगा तो देखो जेड लाइन यहां आ गई। इन द सिमिलर वे ये इधर भी तो ब्रिज बनेगा, इधर भी तो ब्रिज बन गया। अब ये इधर झुक जाएगा, यानी ये खिसक के यहां आ जाएगा, ये वाली लाइन खिसक के यहां आ गई। अब बताओ पहले लंबाई थी एल, अब लंबाई हो गई एल डैश। आप बताओ क्या हो गया? मसल सिकुड़ गई कि नहीं सिकुड़ गई? मसल सिकुड़ गई कि नहीं सिकुड़ गई? सिकुड़ गई, मसल सिकुड़ गई, है ना। तो ये बात हो गई क्लियर। बहुत गर्मी है गुरु। जवानी की जोश है। आगे खून गर्म है। देखो तो क्या बोला गया, इधर है क्या एम लाइन, इधर क्या है जेड। देखो ये एक्टिन, ये मायोसिन, और एक हेड को दिखाया है। यहां एटीपी टूटा, एटीपी टूटा। देखो ये एक्टिन का फिलामेंट था, ये मायोसिन का फिलामेंट था। हेड पर एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो गई, हेड पर एटीपी की हाइड्रोलिसिस हुई तो ये टूट गया। टूटा तो बन गया क्या? फास्फेट और एडीपी, एडीपी ये बन गया। अब इसी के टूटने की वजह से देखो क्रॉस ब्रिज बन गया। क्रॉस ब्रिज बनने के बाद इस तरफ देखो आया, अभी कैसा था जेड लाइन की तरफ, अब किस तरफ आते हुए दिख रहा है? एम लाइन की तरफ। ये देखो ये 90 डिग्री पर, फिर ऐसे भी हो जाएगा। ये देखो ऐसे हो गया, पहले ऐसे था, टच नहीं कर रहा था, अब इसने इसको टच किया, टच करने के बाद 90 डिग्री पे, फिर और घूमा, ऐसे घूम गया। ये देखो, तो इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा ये होगा जेड लाइन पास आ जाएगी, जेड लाइन एम लाइन के पास आ जाएगी, जेड लाइन एम लाइन के पास आ जाएगी। और ये देखो थिन फिलामेंट स्लाइड कर रहा है किसके ऊपर? थिन थिक के ऊपर स्लाइड करता है कि थिक थिन के ऊपर स्लाइड करता है? थिन थिक पे करता है कि थिक थिन पे करता है? पतला वाला मोटे वाले पर स्लाइड करेगा, वरना मोटा वाला पतले वाले पर स्लाइड नहीं कर पाएगा, ब्रेक हो जाएगा। बताओ पतला वाला जो फिलामेंट है वो मोटे वाले फिलामेंट पे क्या करेगा? स्लाइड करेगा। तो याद रखना। और किस तरफ स्लाइड करेगा? टुवर्ड्स जेड लाइन कि टुवर्ड्स एम लाइन? टुवर्ड्स एम लाइन। अच्छा अब देखो स्लाइडिंग या रोटेशन हो रहा है। पहले क्या हुआ? पहले एटीपी ब्रेक हुआ। सुन लो, स्टेप पूछा गया है, ये लाइटली वाला टॉपिक नहीं है। पहले ये टूटा, एटीपी टूटने से क्रॉस ब्रिज बनने की संभावना बढ़ी। अब क्रॉस ब्रिज बन गया, क्रॉस ब्रिज 90 डिग्री पे है। अब क्रॉस ब्रिज और ज्यादा अपने एंगल को कम करेगा और एम लाइन की तरफ मोड़ेगा, एम लाइन की तरफ मोड़ेगा। इसको बोलते हैं स्लाइडिंग या रोटेशन। अब आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछेगा, थिन थिक पे कि थिक थिन पे? ये स्लाइड कर रहा है ना, ये तो करा रहा है,
यानी थिन स्लाइड ओवर द थिक फिलामेंट, इसी को बोलते हैं स्लाइडिंग या रोटेशन। देखो ये स्लाइड किया, ये रोटेट किया। कौन स्लाइड करता है? रोटेट कौन कर रहा है? और रोटेट किस तरफ कर रहा है? टुवर्ड्स जेड लाइन की टुवर्ड्स एम लाइन? टुवर्ड्स एम लाइन। अब देखो, जब नया एटीपी आएगा, ध्यान दो यहां से क्वेश्चन, जब नया एटीपी आएगा तो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा। बताओ क्रॉस ब्रिज कब टूटता है? जब नया एटीपी आता है तब क्रॉस ब्रिज टूटता है। जब नया एटीपी आता है तब क्रॉस ब्रिज टूटता है। नया एटीपी आया, क्रॉस ब्रिज टूटा, लेकिन एटीपी यूज नहीं होता। समझे? इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ रही? नहीं, केवल बंधने के लिए आया। इसलिए बंधने के लिए आया ताकि वो स्टोर हो सके नेक्स्ट वाले वो कॉन्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, तो जब नया एटीपी आता है तब क्रॉस ब्रिज टूटता है, पर इसमें इस एनर्जी का प्रयोग नहीं होता। एनर्जी का प्रयोग केवल और केवल क्रॉस ब्रिज बनाने में होता है। इसी वजह से मसल सिकुड़ जाती है, इसी वजह से मसल सिकुड़ जाती है। ठीक है, इस शब्द को ऐसे और समझें तो और क्लियर हो जाएगा। देखो एक बार फिर क्लियर कर दें, ये इससे क्रॉस ब्रिज बना लिया, ये इससे सारे क्रॉस ब्रिज बन गए। अब सभी क्रॉस ब्रिज किस तरफ झुक रहे हैं? टुवर्ड्स एम लाइन की टुवर्ड्स जेड लाइन। मतलब सबको खींच के, जैसे ये देखो, ये मैं हूं, मैं ये हूं डार्क बैंड, और वो दीवार है जेड लाइन। मेरी बात ऐसे समझो, थोड़ा इमेजिनेशन से समझिए। मैं हूं ए बैंड, और मेरे पास ये इधर का हेड है, ये इधर का हेड है, और मेरी बीच की ये एम लाइन, ठीक, ये मैं हूं। अब वो दीवार है जेड लाइन, ये दीवार भी है जेड लाइन। यहां से एक रॉड को वेल्ड कर दिया, एक रॉड को वेल्ड करके यहां तक ले आए, यहां तक, इतनी जगह तक है। यहां बिल्कुल बीचों बीच तक नहीं है, यहां तक है। और इधर की भी दीवार उतनी ही लंबी, वो भी जेड लाइन है। इससे भी एक रॉड को वेल्ड करके यहां तक लाके छोड़ दिया। मतलब बीच में गैप है कि नहीं है? इसी मेरे गैप को क्या बोलेंगे? एज जोन। इसी गैप को क्या बोलेंगे? एज जोन। अब जब मैं इसको खींचूंगा तो वो जो दीवार है ना, स्लाइडेबल मान लो 2 मिनट के लिए, ये भी दीवार लचीली है क्योंकि इलास्टिक मेम्ब्रेन की बनी थी ना। अब मैं ऐसे खींच रहा हूं, किस तरफ खींच रहा हूं? टुवर्ड्स एम लाइन। अब दीवार खींच के यहां चली आई, दीवार खींच के उधर की यहां चली आई, जेड लाइन गायब हो जाएगा, एच जोन गायब हो जाएगा, जेड लाइन करीब आ जाएगी। इस तरह से इस कमरे का साइज, इस हॉल का साइज कम हो जाएगा। मतलब मसल ऐसे सिकुड़ जाती है। अच्छा, अब फैलेगी कैसे? वो दीवारें कैसी है, इलास्टिक की नॉन इलास्टिक? अच्छा, मैं इसको छोड़ दूं, क्रॉस ब्रिज अगर टूट गया, छोड़ दूं इसको, वो अपनी जगह पे जाके सेटल, ये अपनी जगह पे जाके सेटल, क्योंकि वो दोनों मेम्ब्रेन कैसी थी? इलास्टिक। इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। तो मैं एक बार पूरी थ्योरी पढ़ देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो। आज के लिए यही तक रहेगा। देखो आधा हो गया, ध्यान दीजिए। मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन इज बेस्ट एक्सप्लेन्ड बाय स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन होता है? स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। और ये देखो, जो बार बार बात मैं बोल रहा था, मसल फाइबर में कॉन्ट्रैक्शन तभी होता है जब स्लाइड हो। कौन स्लाइड हो? थिन। किसके ऊपर? ये लाइन, यहां से आया हुआ क्वेश्चन है। ये सब हो गया था, यहां तक हो गया था, फिगर क्लियर हो गया। ये चीज पढ़नी बस इतनी सी। This pulls the attached actin towards the center of A line. Towards the center of A line मतलब M line। कह रहा है जब एक्टिन बायोसिन से बंध गया तो सेंटर की तरफ खींचेगा। सेंटर को क्या बोलेंगे? M line। जेड लाइन अटैच थी एक्टिन से, तो वो भी खींच के कहां चली आई? वो भी खींच के चली आई, जैसे उधर से अटैच था ना ये रॉड उधर से अटैच थी, और जब इसको इधर खींचेंगे तो ये जेड लाइन पास आ जाएगी, वो पास, ये भी पास, बीच का गैप खत्म। गैप क्या था? एच जोन खत्म। तो कह रहा है इस वजह से क्या हो जाएगा? शॉर्टनिंग हो जाएगी। किसकी? सार्कोमियर की। शॉर्टनिंग हो गई मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, शॉर्टनिंग हो गई मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया। कह रहा है इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव स्टेप। ऊपर के स्टेप से क्या क्लियर होता है कि ड्यूरिंग शॉर्टनिंग ऑफ मसल, जब भी मसल शॉर्ट होती है तो आई बैंड का साइज रिड्यूस हो जाता है। देखो आई का साइज रिड्यूस हो गया, ए के लेंथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रिटेन का मतलब जितना था उतना ही रहा। अच्छा, फिर एडीपी और आईपी जो है वो ब्रेक हो गया, एडीपी आईपी ब्रेक हो गया था।
और इट्स रिलैक्स स्टेज, अपने रिलैक्स स्टेज में चला गया। जब नया एटीपी आता है तो क्रॉस ब्रिज टूटता है। इंपॉर्टेंट बात फिर याद दिला रहा हूं, क्रॉस ब्रिज टूटेगा कब? जब नया एटीपी आएगा और हेड पर बंधेगा, लेकिन यूज नहीं होगा। यूज नहीं होगा, यूज तभी होगा जब, देखो क्या लिखा है, एटीपी तभी यूज होगा, तभी हाइड्रोलाइज होगा जब क्या करना है? क्रॉस ब्रिज बनाना है। जब क्रॉस ब्रिज बनाना है तब यूज होगा, अभी यूज नहीं होगा। ये फिगर दिया हुआ है, ये देखिए, ये एच जोन था, ये आई बैंड है, और ये मसल सिकुड़ने की तैयारी कर रही है। ये मसल पार्सली कॉन्ट्रैक्टिंग है, ये देखो पार्सली कॉन्ट्रैक्टिंग है, ये मसल में पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और अब क्या होगा? अब यहां पे देखो मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जब मसल मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है तो कौन सी लाइन गायब हो गई? एच जोन। और क्या गायब हो गया? आई बैंड। देख लो, क्वेश्चन पूछा गया है और आप कंपेयर करके देखो, पहले आई बैंड था, अब आई बैंड गायब। जब मसल रिलैक्स थी तो आई बैंड दिखता है, एच जोन दिखता है, क्योंकि मसल रिलैक्स थी। अब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो ये कम हो गया, ये भी हिस्सा कम हो गया। लेकिन जब मसल मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्ट हो गई तो ये हिस्सा बचा ही नहीं, ये हिस्सा बचा ही नहीं। और ये भी पूछा जाएगा कौन सा फिलामेंट एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर गया? थिन वाला। थिन ओवरलैप करता है, थिक कभी ओवरलैप नहीं करता। बताओ कौन सी बात गलत है? थिन ओवरलैप करता है मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्शन के समय, कि थिक ओवरलैप करता है? थिक कभी ओवरलैप नहीं करता, थिन ओवरलैप करता है। ये देखो, ये आप खुद देखो कौन सा ओवरलैप कर रहा है, थिक कि थिन? थिक के थिन। और आई बैंड का क्या होता है? कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? एच जोन का क्या होता है? कम हो जाता है कि बढ़ जाता है? जेड लाइनें पास पास आ जाती है कि दूर दूर चली जाती है? पास पास आ जाती है कि दूर दूर चली जाती है? तो पास पास आ जाती है, यानी कि लेंथ घट गई कि बढ़ गई? इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई, इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। हाँ तो बस तो हो ही गया, इस तरह से मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गई। और यहां पर देखो लास्ट लाइन, भैया बस जिसको बहुत जल्दी हो चले जाया करो। मतलब पढ़ाई में कंप्रोमाइज ना मैं करता हूं ना बर्दाश्त करता हूं। मतलब आप जिसको नहीं पढ़ना वो क्यों दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हो? बताओ, सबको नहीं पढ़ना छोड़ दें? आप बताओ भाई, जो पढ़ने वाले बच्चे उनका नुकसान क्यों करा रहे हो? जिनको नहीं पढ़ना उनको तो हम क्या, आपके पापा नहीं पढ़ा पाएंगे? आगे, द ब्रेकेज ऑफ रिपीटेड कॉजिंग फर्दर, मतलब बोल रहे हैं कि जो ब्रिज था वो टूट गया। ब्रिज जब टूट गया तो जो जहां की चीज थी वहीं पहुंच गई। देखो क्या लिखा है, तभी तक मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी जब तक कि कैल्शियम हो। अगर कैल्शियम वापस चला गया कहां? अपने घर, तो परिणाम ये होगा, फिर से ढक लेगा। किसको ढक लेगा? एक्टिन फिलामेंट को। एक्टिन फिलामेंट फिर से ढक जाएगा और इससे होगा क्या? जेड लाइन इलास्टिक थी, कहां पहुंच जाएगी? अपनी पोजीशन पे। मतलब मसल क्या हो गई? रिलैक्स। और कह रहे हैं कि हर मसल का रिएक्शन टाइम अलग अलग होगा। आप बताओ, पलकों की मसल बहुत तेजी से, फास्टेस्ट मसल कौन सी है? कहते नहीं पलक झपकते ही एक्सीडेंट हो गया, मतलब काफी तेज काम करती है। सबसे फास्टेस्ट वॉलेंट्री मसल कौन सी है? ये वॉलेंट्री मसल है, तभी तो देखो हमारी इच्छा से कंट्रोल हो रही है। लेकिन हाँ, ये ऐसी मसल है जो इनवॉलेंट्री एक्शन भी कर सकती है वॉलेंट्री एक्शन में इनवॉलेंट्री, ऐसी वॉलेंट्री मसल जो इनवॉलेंट्री एक्शन कर सकती है। आईलिड्स। और फास्टेस्ट मसल कौन सी है? आईलिड्स। आईलिड्स फास्टेस्ट मसल भी है। इसीलिए कह रहा है हर मसल का रिएक्शन टाइम अलग अलग होगा, हर मसल का रिएक्शन टाइम अलग अलग होगा। अब यहां तक खत्म हुआ है। अब आप बीच में बोल रहे हो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, अरे यहां तक खत्म हुआ है अब कि मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई, फिर हमने कैल्शियम को वापस भेज दिया, कैल्शियम अपने घर चला गया। अब फिर से जो मास्क था ढक गया, मास्क ढक गया, क्रॉस ब्रिज टूट गया, जो जहां से आया था वो वहां चला गया। मतलब जब मैंने इस रॉड को पकड़ के इधर खींचा था तब तो ये दीवारें पास आ गई थी, जेड लाइनें। अब जब इसको छोड़ दिया, अपने आप वो वहां, और गैप जो नहीं था, कौन सा गैप, वो दोबारा दिखने लगा। दस मसल इज रिलैक्स्ड, मसल हो गई रिलैक्स। ये हुआ मसल कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ठीक है, यहां तक हमें करना था, इसमें भी बस छोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए, है ना। तो यहां तक हो गया। क्वेश्चन इसलिए नहीं कराएंगे, चलो इतना ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट टर्न पे कराएंगे। ठीक है।